तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो ऑथेंटिकेशन और दूसरा क्या टॉपिक था, ऑथराइजेशन को हमने इन डेप्थ जो है वो स्टडी किया था। हर एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट कि क्या इसका फ्लो है, कौन सी चीज़ कैसे होती है, क्या उसका एडवांटेज है, और फिर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। थ्योरी उसकी एक्सटेंसिव डिटेल में हम गए थे। फिर हमने कोडिंग भी की थी कि किस तरह जो है वो ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट होती है। ऑथेंटिकेशन में रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के फ्लोज हमने देखे थे, जो कि एक बहुत जो है वो सेंसिटिव और सिक्योरिटी रिच एक फीचर है। क्या होता है उसमें, आप ऑथेंटिकेशन करते हो, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और यूज़र लॉगिन करता है। और फिर हमने वो सारी डिटेल्स देखी थी जो विद इन द एप्लीकेशन आपकी परफॉर्म होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया, फिर उसके बाद कैसे जो है वो यूज़र जो है वो ऑथराइज रोल अपने एक्सेस कर लेगा। कोड मैंने आपको सारा क्लास 18 की डायरेक्टरी में सब अवेलेबल कर दिया था, और सारा का सारा कोड आपको प्रोडक्शन रेडी और प्रोजेक्ट रेडी आपको मिल गया था। हैकाथॉन्स के फॉर्म अभी भी ओपन है, अगर किसी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आप जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्लास 18 नाम की डायरेक्टरी है, उसमें दो फाइल्स हैं, एक main.py और दूसरी कौन सी है, RBAC main.py। RBAC का मतलब किसी को पता है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड का मतलब वही कि एक चीज या एक एप्लीकेशन को यूज करने की अथॉरिटी आपके पास कितनी है और किस हद तक है। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों जरूरी है, ताकि हम एक फुल फ्लैश वेब एप्लीकेशन या AI एप्लीकेशन जो है वो इजीली बना सके। कॉन्सेप्ट्स आपने देखा कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की जो फीचर है वो दिखने में जितना इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, वो उसके कॉन्सेप्ट उतने इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने जो है वो एक्सटेंसिव इस चीज़ को लास्ट क्लास में डिस्कस किया। फिर ऑथराइजेशन हमने देखा कि भाई किस तरह अगर यूज़र जब लॉगिन हो गया है, और ऑथराइजेशन उसी वक्त इम्प्लीमेंट होती है जब ऑथेंटिकेशन हो चुकी होती है, हो जाती है। ऑथराइजेशन का रोल ऑथेंटिकेशन के बाद ही आता है। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में एक्सटेंसिव डिस्कस की थी। और सिक्योरिटी के फीचर्स हैं ये सारे, आपकी एप्लीकेशन में ये सारी की सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है और लाजमी। तो फॉर्म्स अभी भी ओपन है, आपने अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया, बैकएंड आपके पास रेडी है और फ्रंट एंड तो कुछ भी नहीं है। फ्रंट एंड आपको आपका क्लाउड कोड ही जो है वो बना देगा। एक मेरे पास सवाल आया था कि भाई हम इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कैसे। ठीक है, कोई बता सकता है किसी ने इम्प्लीमेंट किया है? काफी लोगों ने किया होगा, नो किया है अभी। सबसे पहले क्या होगा, ऑफ कोर्स मैं एक फाइल बनाऊंगा अपने फ्रंट एंड पे Next.js पे। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई फॉर एग्जांपल authentication.tsx। ठीक है, या ऑथ नाम का एक फोल्डर बनाया, इसमें मैंने एक फाइल बनाई रजिस्ट्रेशन या register.tsx। अब मैं क्या करूंगा इसमें, ऑफ कोर्स मैं दो अदर इनपुट फील्ड्स यहां पे क्रिएट करूंगा। इनपुट फील्ड क्यों क्रिएट करूंगा, ऑफ कोर्स यहां पे यूजर अपना ईमेल प्रोवाइड करेगा, यहां पे यूजर क्या करेगा, अपना पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं ईमेल ज्यादा ही रिमूव है। ईमेल यहां पे क्या आएगा, पासवर्ड। ठीक हो गया, ये मेरे पास क्या बन गई, दो अदर इनपुट फील्ड्स बन गई। ठीक है, अब ये इनपुट फील्ड बड़ी खतरनाक बनी है। ठीक है, खैर आपको आइडिया हो गया।
फिर यहाँ पे क्या बनेगा, एक अदर बटन बनेगा जिसका नाम हम रख देते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका क्या नाम रख दिया, रजिस्ट्रेशन। मैंने इस बटन का जो है वो नाम रख दिया। अब क्या होगा, खैर ये एक इनपुट, ये एक अदर जो है वो मेरे पास क्या है, फॉर्म बन गया, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे क्या होगा, इस बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 लोग पढ़ते हैं क्लास में। इस रजिस्ट्रेशन के बटन पे जब यूजर क्लिक करेगा तो उसूलन क्या होना चाहिए, एपीआई कॉल होनी चाहिए। स्लैश रजिस्ट्रेशन की होनी चाहिए या स्लैश लॉगिन की होनी चाहिए, स्लैश रजिस्ट्रेशन की। यहां पे मेरे पास क्या होगी, एक अदर एपीआई कॉल होगी। और वो किस तरह कॉल होगी, आपको अगर याद हो तो क्वार्टर 2 में हमने पढ़ा था, अवेट फेच का एक फंक्शन था जावास्क्रिप्ट में, और यहां पे क्या था, एपीआई स्लैश रजिस्ट्रेशन। क्या इस एपीआई एंड पॉइंट में मैंने कुछ गलत किया है या सही है? बेस यूआरएल को पोस्ट रिक्वेस्ट में उठा लेगा, वो आपको आइडिया है, लोकल होस्ट 8000 होगा जो भी है। हाँ, यहाँ पे ऑफ कोर्स हेडर आएगा, कॉमा सेपरेटेड, यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट पास करूंगा, वो सब आपको पता है। मैं सिर्फ आपको हायर डायमेंशंस में एक क्विक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप किस एपीआई को कॉल करेंगे, स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्ट्रेशन की एपीआई को आप कॉल करेंगे। आपको ये एड्रेस मिला कैसे भाई, ये एड्रेस आपने कैसे गैस किया? हो सकता है मैं यहाँ पे लिखता साइन अप, मैं कुछ भी लिख सकता हूं ना, स्लैश साइन अप लिख लिया मैंने, स्लैश रजिस्ट्रेशन लिख लिया, या स्लैश फॉर एग्जांपल एडमिशन लिख लिया। आपने ये चीज लिखी कैसे? क्योंकि ये सेम यूआरएल क्या चीज है भाई, ये सेम यूआरएल वो ही है। अच्छा, हमने क्या डिस्कस किया, यूआरएल्स क्या होते हैं, यूआरएल या एपीआई टू बी मोर स्पेसिफिक, एपीआई के यूआरएल्स क्या होते हैं, इट्स एग्जैक्टली लाइक फोन नंबर। अब हर चीज आप, मैंने 2-3 कॉन्टेक्स्ट में फोन नंबर की एग्जांपल दे दिए और ये सेंस भी बना रही है, क्योंकि हर चीज को पोर्ट या नंबर्स ही चाहिए होते हैं। एपीआई के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, एपीआई के एंड पॉइंट्स आर जस्ट लाइक फोन नंबर। अब सपोज करें मेरा एक फ्रंट एंड नेक्स्ट.js नाम का एक मोबाइल है मेरे पास, सही है, और मेरे पास क्या है, एक बैकएंड नाम का मोबाइल है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपको मेरे मोबाइल पे कॉल लगानी हो, ठीक है, आपका पर्पस क्या है कि आप अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पे कॉल लगाएं, तो इसकी क्या शर्त है कि आप वही एग्जैक्ट फोन नंबर डायल करें जो मेरा फोन नंबर एक्सेप्ट करता है। तो ये स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्ट्रेशन जो है ना, एक फोन नंबर की तरह है। मेरा फ्रंट एंड का फोन नंबर, या एक टेक्निकल सूरत में मेरा फ्रंट एंड का सर्वर मेरे बैक एंड के सर्वर को कैसे कॉल करेगा, जब वो उस पे एग्जैक्टली सेम मोबाइल नंबर डायल करेगा या सेम एपीआई का एंड पॉइंट वो डायल करेगा या कॉल करेगा। तो ये सेम चीज सेम एपीआई कहां होगी, मेरे फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट पर भी होगी। ये मेरा नेक्स्ट.js का यूआरएल है, और अगर मैं इसको अगर फास्ट एपीआई के सर्वर पे अपने कॉल भेजूं तो क्या होना चाहिए भाई, ये सेम चीज @app.post कहां होनी चाहिए, मेरे फास्ट एपीआई पे भी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें ये यूआरएल भी सेम है, ये रहा @app.post, ये किसका यूआरएल है, फास्ट एपीआई का। किसका यूआरएल है, फास्ट एपीआई का। अब देखिए ये एंड पॉइंट और ये नेक्स्ट.js का एंड पॉइंट, दोनों क्या है, बिल्कुल जो है वो सेम है। तो आपको वो सेम नंबर डायल करना पड़ेगा जो मेरा नंबर है। तो यहाँ पे वो एंड पॉइंट जो आपके और मेरे मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट है ना, एपीआई के फ्रंट एंड और बैक एंड में जो एपीआई का यूआरएल और एंड पॉइंट होता है वो भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो आपके पास फ्रंट एंड पे क्या एरर आएगा, मैंने यहाँ पे अपनी एपीआई चेंज कर दी /signup, और मेरे फ्रंट एंड पे क्या है,
रजिस्ट्रेशन। तो क्या अब सेम मोबाइल पे कॉल लगेगी या सेम सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग है। चलिए, ये तो बहुत एक वाज़ेह डिफरेंस है। अवेट एपीआई रजिस्ट्रेशन और ऐप डॉट पोस्ट ऐप एपीआई स्लैश साइन अप, ये क्या है? एक बहुत ही जो है वो वाज़ेह डिफरेंस है। इवन के चले अगर मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन भी लिख दूं, अब काफी स्टूडेंट्स जो है ना, ये एक उनके साथ इशू आ रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, इवन के अगर मैं स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे सिर्फ एक आखिरी में स्लैश और लगा दूं, तो ये भी एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं होता है। अब आप स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस तो पता है कि हाँ भाई, सर्वर का एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, एपीआई एंड एंड पॉइंट जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन ये स्लैश भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। हो सकता है आपके लोकल पे चीज सही चल रही हो, बट वर्सल या हगिंग फेस, रेंडर, रेलवे, एडब्ल्यूएस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्लैश। क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को? ट्रेलिंग स्लैश। ठीक है, क्या कहते हैं इस चीज को? ट्रेलिंग स्लैश। तो आप लोग इस चीज को भी जहन में रखें कि आपके पास कहीं ये इशू जो है वो ना हो। ठीक है, तो ये आपने सिंपल कॉल करनी है। आपका यूजर जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा, एक रजिस्ट्रेशन की एपीआई कॉल होगी और वो सारा प्रोसेस फिर आपने फ्रंट एंड में, आपको पता है, आपका बैकएंड जेसन रिटर्न करेगा और वो रिस्पॉन्स आप अपने यूजर को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, और फिर आप उसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। सेम चीज लॉगिन पेज पे भी होगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह लॉगिन का बटन लगेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह कौन सी एपीआई कॉल होगी? स्लैश लॉगिन की। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका फ्रंट एंड यहाँ पे बन सकता है। ऑफ कोर्स ये काम क्लाउड कोड नहीं करना है, बट एज अ इंजीनियर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अच्छा जी, अब हमारा आज का भी टॉपिक जो है वो सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन द गुड थिंग इज के एज कंपेयर टू द प्रीवियस टॉपिक जो है वो हमारा थोड़ा कम टेक्निकल है, बट बहुत जरूरी है। हम अब जो भी कॉन्सेप्ट आपने पिछली क्लास में पढ़े थे उनको आपने क्या करना है, अपने जहन में तो रखना ही है। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है, क्या है? रेट लिमिटिंग। क्या है हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक? रेट लिमिटिंग। किसी को पता है रेट लिमिटिंग क्या होता है? अच्छा, लिमिट का मतलब पता है? क्या मतलब होता है लिमिट का? बाउंड्रीज किसी भी चीज की क्रिएट कर देना या किसी को एक हद तक एक्सेस देके फिर उसके बाद उसको रोक देना, ये होता है लिमिट। रेट लिमिटिंग का मतलब कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? हम अपनी एपीआई के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। किसके कॉन्टेक्स्ट में? एपीआई के कॉन्टेक्स्ट में। तो कहने का मतलब और मकसद यह है कि रेट लिमिटिंग जो होती है ना, वो आपकी एपीआई के ऊपर लगती है। आई रिपीट, रेट लिमिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? आपकी एपीआई के ऊपर अप्लाई होता है। एपीआई कौन सी? वो जो फास्ट एपीआई में आप लोग डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, वो सारी एपीआई पे क्या होगा? रेट लिमिट लगेगा। इसकी हमने मतलब ट्रांसलेशन तो समझ लिया, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि आपने अपनी एपीआई आज तक जितनी भी बनाई, अभी तक आपने किस तरह उसको बनाया? आपने किसी भी यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि भाई आप इतनी ही हद तक हमारी एपीआईज को यूज कर सकते हो। हालांकि एज अ यूजर आप सब इस मसले में फंसे हो। याद है किसमें? क्लाउड कोड में। जेमिनी की एपीआई की का एरर आ गया, क्लाउड कोड का एरर आ गया, क्लाउड कोड राउटर कह रहा है कि भाई आपने एपीआई लिमिट रीच कर दी है। सही है? ये सारी चीजें क्या होती है? रेट लिमिटिंग होती है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? रेट लिमिटिंग का मतलब होता है किसी भी एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर एक हद तक एक्सेसिबल बनाना। सही है? रेट लिमिटिंग का क्या मतलब होता है? किसी भी एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए
एक्सेसिबल बनाना, बिल्कुल सीधी सादी उर्दू में लिखा है मैंने, ठीक है। किसी भी एक आपकी एपीआई है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपने उसको क्या किया, एक हद तक उसको एक्सेसिबल। अच्छा इसका क्या मतलब है? ये होता है रेट लिमिटिंग। जब भी आप कोई एपीआई बनाते हो ना, तो आप कभी भी अपने यूजर्स को उसका अनलिमिटेड एक्सेस नहीं देते। ये मैं उन एपीआईज की बात कर रहा हूं जो सर्वर या डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करती है, सही है। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसमें सर्वर और डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं इससे पहले, इन टर्म्स ऑफ सर्वर एंड डीबी मतलब डेटाबेस, सही है। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं। रेट लिमिटिंग का किसका कॉन्सेप्ट होता है? रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्या करता है, या एज अ डेवलपर आप रेट लिमिटिंग, पहले होता क्या है? रेट लिमिटिंग ये होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर एपीआईज, आपकी जो पर्टिकुलर एपीआईज सर्वर पे या डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करती हो, आप उन पे क्या करते हैं? रेट लिमिट लगाते हैं। क्या करते हैं आप? रेट लिमिट लगाते हैं। आपकी एपीआईज में या आपके बैकएंड में फॉर एग्जांपल 10 एपीआईज है, 10 में से 8 एपीआईज ऐसी है जिसको जब भी यूजर हिट करता है तो आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है या आपके डेटाबेस पे जो है वो क्वेरी जाती है। अब यह काम हम क्यों करते हैं और रेट लिमिटिंग होता क्या है? अभी तो हमने एक इस इंट्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट ये देखा, या फर्स्ट पार्ट ये देखा कि रेट लिमिटिंग आप अपनी उन एपीआईज पे लगाते हो जो एपीआईज क्या होती हैं, आपकी सर्वर पे या डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करती है, सही है। ये हमने पहली चीज देखी। अब रेट लिमिटिंग क्या होता है? रेट लिमिटिंग ये होता है कि आप जो एपीआईज रिक्वेस्ट करती है ना आपके सर्वर या डेटाबेस पे, आप क्या करते हो, अब ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, आपको जो आपके जहन में चीज, माइंडसेट में जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है ना, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। तो हमने पहला पार्ट तो एक ये देखा कि रेट लिमिटिंग आपकी उन एपीआईज पे ज्यादातर लगती है जो डेटाबेस या सर्वर पे रिक्वेस्ट करें। अब सवाल यह है कि भाई रेट लिमिटिंग क्या होता है? रेट लिमिटिंग ये होता है कि आप क्या करते हो, अपनी एपीआईज पे जो सर्वर पे रिक्वेस्ट करती है उनको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए यूजर को अवेलेबल करते हो, बस। भाई आपने आज तक जो भी लॉगिन की एपीआई बनाई, सही है, आपने जो भी आज तक जो हैकाथॉन 2 में आपने करंट सिस्टम बनाया जिसमें आपने लिखा होगा /API/create /API/delete /API/read, ये आप क्या करते हो? ये आपने क्या बनाई? एपीआईज बनाई, app.post/create। फिर आपने सपोज एक और एपीआई बनाई app.get/read। ये एपीआई क्या कर रही है? आपके डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करेगी। ऑफ कोर्स आपके हैकाथॉन 2 फेज 2 का आपको फ्लो याद है, जिसमें यूजर आता था, नेक्स्ट जेएस पे रिक्वेस्ट करता था। ऑफ कोर्स नेक्स्ट जेएस का सर्वर किसको कॉल करता है? फास्ट एपीआई को। फास्ट एपीआई पे जब वो रिक्वेस्ट जाती तो फिर क्या होता था? डेटाबेस पे जो है वो डाटा सेव होता था। अब अगर आपको अपने टू डूज रीड करवाने हैं तो आप क्या करोगे? आपका यूजर एक पेज पे आएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि उसने जो टू डूज ऐड किए हैं उसको उसकी वहां की लिस्ट मिल जाए। ऐसा ही था, यस और नो? ठीक है। अब वो टू डूज आ कहां से रहे? आपके सबसे पहले जो नेक्स्ट जेएस है वो किसको रिक्वेस्ट करेगा? फास्ट एपीआई को। फास्ट एपीआई इस रिक्वेस्ट को कहां जाके पहुंचाएगा? डेटाबेस में, और वो रिस्पॉन्स आप कहां पे ले जाओगे? आपके फ्रंट एंड पर ले जाओगे, क्योंकि यूजर को तो जो भी है उसके लिए फ्रंट एंड है। अब होता क्या है कि अभी इस सिनेरियो में क्या है, यूजर जितनी दफा भी चाहे इस पे रिक्वेस्ट भेज सकता है। यूजर जितनी दफा चाहे इस पे रिक्वेस्ट भेज सकता है। हालांकि ये एक ऐसी एपीआई है रीड की, या एक जो रीड ऑपरेशन होता है ना, वो इतना खैर सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन चले अभी एग्जांपल के लिए हमने दोनों चीजें लिखी।
रेट लिमिटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप जो है ना उन एपीआईज पे रेट लिमिटिंग लगाते हो जो सर्वर या डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करती है। अब यहाँ पे रेट लिमिटिंग का क्या मतलब है और इसका क्या फायदा है? रेट लिमिटिंग का मतलब यह है कि भाई अपनी किसी भी एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए यूजर को एक्सेसिबल बनाना है। अब जब आप, और ये चीज आपको जहन में रखनी है, रेट लिमिट समझने के लिए ना आपको ये चीज जहन में रखनी है कि आप अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हो। सिर्फ ये एक सेंटेंस कि आप अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हो, इस सेंटेंस को अपने जहन में रख लो तो रेट लिमिटिंग समझना आसान हो जाएगा। आप क्या करोगे? अच्छा, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का यहाँ क्या मतलब है? जैसे हम सब ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या हम 24/7 अपनी यूनिवर्सिटीज में और काम ऑफिस में रहते हैं? ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, जैसे 9 to 5। ये क्या है? एक रेट लिमिटिंग है। आपने क्या किया है? अपने वर्क आवर्स पे एक लिमिट लगाई हुई है कि हम क्या करेंगे, 9 to 5 ही काम करेंगे। आप यहां अभी संडे की क्लास कंडक्ट करने आए हो, 2 to 5 ही कंडक्ट करोगे या 24/7 बैठे रहोगे? 2 to 5। तो ये चीज क्या है? आपने अपने स्टडी आवर्स में भी क्या किया है? रेट लिमिटिंग लगाई हुई है। ठीक है, अगर आप सोचे इसको तो हर चीज पे है ना रेट लिमिटिंग। अभी रमजान आ रहा है, आप सब रोजे, हम सब रोजे रखेंगे, तो मुझे एक बात बताएं, पहली रमजान से 30 रमजान तक आप रोजे में ही रहेंगे या रोजाना का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होगा? डेली बेसिस पे क्या होगा? एक अदद टाइम फ्रेम होगा कि भाई फजर से मगरिब तक जो है वो हमारा ये टाइम फ्रेम। इसका क्या मतलब है? किसी भी एक स्पेसिफाई, किसी भी एक काम को सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम में ही करना या स्पेसिफिक टाइम तक ही करना क्या कहलाता है? रेट लिमिटिंग कहलाता है। वर्क आवर्स हमने डिस्कस किया। ये सारी क्या चीजें? ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो क्या होती है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तक ही आप करते हो, आप इसको हमेशा के लिए नहीं करते। इसकी सबसे आसान और सबसे बड़ी एग्जांपल ये है जो अभी हमने इतनी फेस की पिछले 2-3 महीने से, वो क्या था? हमारा जेमिनाई का एपीआई की, हमारी जेमिनाई की एपीआई की, हमारी क्लाउड कोड की जो है वो एपीआई की, या क्लाउड कोड का जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। आपने कभी ये सोचा है कि भाई आपने क्लाउड कोड खरीद लिया $20 का, या एंटरप्राइज खरीद लिया $150-200 का, या जेमिनाई का आप फ्री वर्जन ही क्यों ना यूज कर रहे हो? कभी आपने ये चीज सोची है कि भाई अगर एक चीज फ्री है तो भाई फिर मुझे उसको अनलिमिटेड एक्सेस करने दो? कभी आपने ये सोचा कि भाई क्लाउड वालों को $20 दे तो दिए, या दूसरे केस में एंटरप्राइज लेवल में $150-200 दे तो दिए, तो क्यों इस सारे सिनेरियो में भी क्लाउड जो है वो एक 5 आवर्स का टाइम फ्रेम दे रहा है कि भाई आप 5 घंटे तक ही हमारे क्लाउड कोड को यूज कर सकते हो, उससे पहले अगर आपने जो है वो कोटा एक्सीड कर दिया तो आपको वेट करना पड़ेगा। ये रेट लिमिटिंग की प्राइम एग्जांपल है कि रेट लिमिटिंग क्या होता है? किसी भी एक स्पेसिफिक फीचर या किसी भी एक स्पेसिफिक एपीआई को यूज करना, और उसका भी यूजेज अनलिमिटेड नहीं, उस पे लिमिट लगाना, एक आपकी बाउंड्री, हुदूद सेट करना, क्या कहलाता है? रेट लिमिटिंग कहलाता है। ठीक है, तो रेट लिमिटिंग अब क्यों जरूरी है? अभी तक आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि भाई रेट लिमिटिंग क्या होता है। एक मेरी एपीआई बनाई मैंने, अब गौर से सुने, रेट लिमिटिंग क्या होता है? मैंने एक एपीआई बनाई और उस पर रेट लिमिटिंग लगा दी। अब ये रेट लिमिटिंग क्या अजाब है? ये रेट लिमिटिंग ये अजाब है कि आपने कोई भी एपीआई बनाई, उसको आपने क्या किया कि भाई सपोज जैसे क्लाउड कोड आपको वो 5 आवर्स का टाइम फ्रेम देता है कि 5 आवर्स में इतने टोकन्स आपने अगर खर्च कर दिए तो मैं आपको फिर यूज करने से रोक दूंगा।
जेमिनाई में क्या होता है, आपको 24 आवर्स की साइकिल मिलती है जिसमें वो सपोज करें 10,000 टोकन्स आपको देता है। अब वो क्या, आपने 10,000 टोकन्स, अगर 24 आवर्स की आपकी लिमिट है, ठीक है, अगर आपने चाहे वो 24 आवर्स की लिमिट 12 आवर्स में पूरी कर दी, तो जेमिनाई क्या करेगा, आपको यूज करने से वो चीज रोक देगा। इसका फायदा क्या है, क्यों है ये भला, हमें मकसद तो इसका अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक है, डेफिनेशन ये लिखी, समझ में आ गया कि भाई हम भी तो ऐसे ही काम करते हैं वर्किंग आवर्स में, 9 to 5, रोजा भी रखते तो फजर से मगरिब तक रखते हैं। लेकिन एपीआई के कॉन्सेप्ट में ऐसा क्या है, फिर वही सेंटेंस अपने जहनों में रखो कि आप अपनी एपीआई एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हो। होता पता है क्या है, आप जब अपनी एप्लीकेशन बनाते हो ना, आपने एपीआईज बना दी, अब आपका बैकएंड जो होता है ना आपकी एप्लीकेशन का, वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। आप कभी नहीं चाहते कि इस पे कोई भी मिलिशियस यूज हो इसका। और मिलिशियस यूज आपकी एपीआईज पे कौन करता है, हैकर्स करते हैं। कौन करते हैं, हैकर्स, या आपके अक्सर कॉम्पिटिटर्स जो आपकी वेबसाइट को हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहें। तो इस चीज में आप क्या करते हो, अपनी एपीआईज को सिक्योर करते हो। अपनी एपीआईज को क्या करते हो, सिक्योर करते हो। सिक्योरिटी के लिए हमने लास्ट टाइम क्या देखा, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। उसी टॉपिक को, अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के टॉपिक को ही एक्सटेंड करते हुए आज हमारा तीसरा टॉपिक है रेट लिमिटिंग। और वो रेट लिमिटिंग क्या है, आपने अगर अब आप लोग, क्योंकि आप लोगों को ये नोहाव है चीज़ों की, तो हैकर्स क्या होते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन पे ना अटैक करते हैं। क्या करते हैं, आपकी एप्लीकेशन पे अटैक करते हैं। और वो किस तरह अटैक करते हैं, अच्छा अक्सर जो हैकिंग होती है ना, और जो वैलिडेशन, आपने यहाँ देखे फॉर्म वैलिडेशन लगाई हुई होगी, ये ईमेल है और ये पासवर्ड है। आपने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई होगी ना कि इसकी टाइप हमेशा ईमेल होनी चाहिए। पासवर्ड की वैलिडेशन लगाई होगी कि भाई पहला लेटर कैपिटल हो, मिनिमम 8 लेटर्स हो। ये क्या कहलाती है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्या कहलाती है ये चीज, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। दूसरी चीज क्या कहलाती है, सर्वर साइड वैलिडेशन। और ये भी एक सिक्योरिटी का पार्ट है। अभी हम रेट लिमिटिंग देख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अब रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्यों, क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है। अब रेट लिमिटिंग क्या होता है, अपनी एपीआईज को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए ही एक्सेसिबल बनाना। जैसे आपने देखा होगा ना, आपके अगर मोबाइल का पासवर्ड है या आपके किसी भी अकाउंट का पासवर्ड है, तो वो क्या करता है, 3 या 5 रीट्राइज के बाद आपको 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर देता है। वो क्या करता है कि भाई अभी 5 मिनट तक कोई भी दूसरी दोबारा कोशिश नहीं करना। ये सारी वो एग्जांपल्स है रेट लिमिटिंग की। अब हम सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हैं। पता है क्या होता है, हैकर्स अक्सर पाइथन की एक खतरनाक स्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाइथन की खतरनाक स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन पे और आपके डेटाबेस पे अटैक करते हैं। वो क्यों ये काम करेगा, ऑफ कोर्स वो हैकर है, उसका काम ही यही है। वो क्या करेगा, सपोज आपकी कोई लॉगिन की एपीआई है, उसको आपकी लॉगिन की एपीआई का एंड पॉइंट पता चल गया। अब वो 2 तरह से आपकी एप्लीकेशन को खराब कर सकता है। एक तो वो डायरेक्ट आपकी एपीआई को हिट करे, और स्क्रिप्ट आपको पता है पाइथन की स्क्रिप्ट में क्या होगा, वो अक्सर कोई ऐसा अटैक करेगा कि आपकी एप्लीकेशन में, अच्छा वो स्क्रिप्ट में ऐसा क्या लिखेगा, वो स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लिखेगा कि आपकी एप्लीकेशन में विद इन 2 से 3 सेकेंड, आई रिपीट, आपकी एप्लीकेशन में विद इन 2, 3 या 5 सेकेंड 1 लाख रिक्वेस्ट आ जाए। और ये करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सही है। आई रिपीट, हैकर्स क्या काम खराब करते हैं आपकी एप्लीकेशन में, वो कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे कि होगा क्या, आपकी एपीआई पे विद इन 2 से 5 सेकेंड 1 लाख रिक्वेस्ट आएंगे। अब ऑफ कोर्स एज अ नॉर्मल यूजर जैसे मैं और आप है, हमारे लिए तो ये चीज करना इम्पॉसिबल है कि 5 सेकेंड में, सपोज ये जो रजिस्ट्रेशन का बटन है, ये रजिस्ट्रेशन का बटन क्या कर रहा है, मेरी रजिस्ट्रेशन की एपीआई को कॉल ही कर रहा है ना।
अब एज अ यूजर मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है ना कि मैं 5 सेकंड के अंदर 1,00,000 दफा इस बटन को प्रेस करूं रिक्वेस्ट भेजने के लिए। देख के जाएंगे। हम सबके लिए तो ये चीज क्या है, इम्पॉसिबल है, लेकिन पाइथन की स्क्रिप्ट से ये चीज आसानी से आराम से हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को, या टू बी मोर स्पेसिफिक अपनी एपीआईज को सिक्योर करने के लिए, या इस तरह की बुरी गंदी पाइथन की स्क्रिप्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेट लिमिटिंग लगाते हैं। रेट लिमिटिंग क्या होता है, किसी भी एक एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में लिमिट करना, कि भाई सपोज 1 मिनट का टाइम है कि मेरी इस रजिस्ट्रेशन की एपीआई को कोई भी यूजर 1 मिनट में सिर्फ 3 बार कॉल कर सकता है। अगर 1 मिनट के अंदर उससे चौथी दफा कॉल करना चाहा तो मेरा सर्वर क्या करेगा, उस यूजर को ब्लॉक कर देगा। क्या करेगा, उस यूजर को ब्लॉक कर देगा। सही है, तो मैं इसकी समरी बताता हूं। रेट लिमिटिंग का क्या मतलब होता है, जब आपको, आप क्यों यूज करते हैं, जब आपको अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है, नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी इंप्रूव रेट लिमिटिंग से कैसे होगी, क्योंकि रेट लिमिटिंग का मतलब ही यही होता है कि आपकी एप्लीकेशन की किसी भी एपीआई को एक छोटे से टाइम फ्रेम में लिमिटेड टाइम तक या लिमिटेड नंबर तक एक्सेसिबल बनाना। अब अगर कोई हैकर आता है, मैंने क्या किया, लिमिट लगा दी कि भाई मेरी जो एक एपीआई होगी ना, अब ये कैसे होगा वो हम करेंगे, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट और थ्योरी सुनिए, कि भाई जो मेरी ये डेटाबेस की एपीआई है या क्रिएट की जो एपीआई है जो मेरे डेटाबेस को कॉल करेगी, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं हैकर हूँ, आपकी इस क्रिएट की एपीआई पे मैं कोई ऐसी पाइथन की स्क्रिप्ट चलाऊं जिसमें 5 सेकंड में 1,00,000 रिक्वेस्ट आ जाए, तो आपको फ्लो जहन में है ना, कि फ्लो क्या है, एपीआई पे जैसे रिक्वेस्ट जाएगी आपका डाटा कहाँ जाके स्टोर होगा, कहाँ पे डाटा स्टोर होगा, डेटाबेस में। कहाँ डाटा स्टोर होगा, डेटाबेस में। तो जब आपके फास्ट एपीआई के सर्वर पे 5 सेकंड में 1,00,000 रिक्वेस्ट आएगी, और वो आपके फास्ट एपीआई का सर्वर में एक एंड पॉइंट है /create, उसकी लॉजिक ये है कि वहाँ पे डाटा जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ आपके फास्ट एपीआई के सर्वर का भी बेड़ा गर्क होगा, और आपका जो डेटाबेस है उसकी भी सूरत हाल बड़ी नाजुक हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करते हो, रेट लिमिटिंग लगाते हो, कि भाई अगर यूजर बार बार स्पैम कर रहा है, ये हैकर्स तो कर सकते हैं, ये नॉर्मल यूजर डेवलपर भी कर सकते हैं। भाई आप सबको पाइथन आती है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एक ऐसी चीज लिख दी इस एपीआई में, सपोज ये आपका क्या है, ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ async dev login। ये सेम चीज हमने लास्ट क्लास में भी की थी, और यहाँ पे एक चीज रह गई app.post login। मैंने यहाँ पे क्या किया, while का लूप लगाया, ट्रू किया और इसको छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप सबको पाइथन आती है, ठीक है, अब आप अंदाजा लगाएं, 3 लाइन का जो कोड लिखा है मैंने, इसमें क्या होगा, मेरा जो पाइथन का, जो मेरी पाइथन की फाइल है, जो मेरा फास्ट एपीआई का सर्वर है, उस पे क्या होगा, ये लॉगिन की रिक्वेस्ट क्या होगी, मल्टीपल टाइम्स चली जाएगी, होती रहेगी, अनलिमिटेड टाइम्स होगी। ये तो एक बहुत सिंपल बेसिक सी चीज़ है, इससे 10 गुना ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हमारी एपीआईज में होती है। रेट लिमिटिंग क्या होता है, सबसे पहले अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, फिर हम कोडिंग जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। और डिस्कशन हमारा आज के टॉपिक किस चीज़ का है, रेट लिमिटिंग का। प्लीज़ सारी बातें पर सारा फोकस करेंगे। रेट लिमिटिंग क्या होता है, आप अपनी एपीआईज को सिर्फ एक छोटे से टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही जो है वो अवेलेबल करते हो, फिर क्या करते हो, आप उस टाइम फ्रेम में उस एपीआई पे रिक्वेस्ट करने नहीं देते। ठीक है, अब हम आते हैं अपने
सीधा सीधा कोडिंग पे। ये मैंने फास्ट एपीआई का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें एक क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड नाम की चीज़ या हेलो वर्ल्ड नाम का एंड पॉइंट मैंने रिटर्न किया हुआ। अब क्या होगा, सेकंड चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करूँगा, ये रीडमी है, मैं लिख दूंगा नो टेंशन, यूवी एड स्लो एपीआई। क्या लिखा मैंने, यूवी एड स्लो एपीआई। मैंने जैसे ही इसको एंटर किया ये पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हो गया। आप देख सकते हैं इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव है और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। स्लो एपीआई नाम का एक पैकेज होता है हमारे पास, फास्ट एपीआई में बिल्ट इन नहीं है ये चीज़, हमें एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ करके अपनी जो है वो इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्लो एपीआई के पैकेज को इंस्टॉल किया जो कि मुझे रेट लिमिटिंग लगाने में हेल्प करेगी। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्लो एपीआई को इंपोर्ट करूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम, बल्कि इससे पहले एक और चीज, मैं फास्ट एपीआई से एक और चीज को इंपोर्ट करूंगा जिसका नाम होगा फास्ट एपीआई कॉमा रिक्वेस्ट। क्या होगा, फास्ट एपीआई कॉमा रिक्वेस्ट। इस क्लास को मैंने इंपोर्ट किया। फिर मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट स्लो एपीआई। क्या लिखा मैंने, स्लो एपीआई को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, या मैं यूं भी कर सकता हूँ कि मैंने लिखा फ्रॉम स्लो एपीआई इंपोर्ट लिमिटर। क्या लिखा मैंने, फ्रॉम स्लो एपीआई इंपोर्ट लिमिटर। अच्छा, यहाँ पे जबरदस्त प्लॉट कोड नहीं मुझे सजेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो चीजें इंपोर्ट की, एक लिमिटर की क्लास और दूसरा गेट रिमोट एड्रेस का फंक्शन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ये दोनों चीजें कहाँ से आ रही है, मेरे स्लो एपीआई के पैकेज से आ रही है। पहली क्या चीज है, लिमिटर, दूसरी क्या चीज है, गेट रिमोट एड्रेस। लिमिटर की जो क्लास होती है ना, वो क्या करती है, हमें लिमिट लगाने में हेल्प करती है। लिमिटर की क्लास क्या होती है, हमें हमारी एपीआई पे लिमिट लगाने में हेल्प करती है। गेट रिमोट एड्रेस का क्या मतलब है, गेट रिमोट एड्रेस हमारे पास एक फंक्शन है जो कि यूजर्स की डिटेल को, मोर स्पेसिफिक एक यूजर के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स यूजर का आप पता अपनी वेबसाइट पे कैसे लगाते हैं, उसके आईपी एड्रेस से ही लगाते हैं ना, कि भाई किस इंटरनेट से या किस आईपी से जो है वो इतनी ज्यादा अजीबो गरीब रिक्वेस्ट आ रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो चीजें इंपोर्ट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, एक लिमिटर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसको लिखूंगा लिमिटर इज इक्वल्स टू लिमिटर की क्लास जो मैंने इंपोर्ट की है, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर। ये की वैल्यू पेयर क्या है, ये लिमिटर की क्लास जो मैंने ऊपर इंपोर्ट की थी, इसको मैंने यहाँ पे यूज किया, और गेट रिमोट एड्रेस नाम के फंक्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया। क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉल किया। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया कि भाई जिस आईपी एड्रेस से भी रिक्वेस्ट आ रही है उस पर अब हमें लिमिट लगाना शुरू कर। अगर मैं इस कोड को यहाँ पे ले जाऊं तो सिंपल सी चीज है, ये क्या चीज है भाई, मैंने एक लिमिटर नाम का वेरिएबल बनाया, लिमिटर इज इक्वल्स टू लिमिटर की क्लास जो मैंने स्लो एपीआई से इंपोर्ट की थी, और यहाँ पे इस क्लास का मैंने इंस्टेंस बनाया और यहाँ पे की आर्गुमेंट पास किया, की फंक्शन, और इसकी वैल्यू मैंने क्या रखी, गेट रिमोट एड्रेस। इससे क्या होगा कि मैंने एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, एक पर्टिकुलर यूजर पे क्या किया, लिमिट लगाना शुरू कर दी। तो इसका सिंपल सा है ये मतलब है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा, app.state.limiter इज इक्वल्स टू लिमिटर। ये क्या किया भाई मैंने, यहां पे मैंने ये काम किया, ये क्या है, मेरा ऐप का वेरिएबल है। क्या है ये, ऐप का वेरिएबल है। ये ऐप का वेरिएबल सबसे पहले कहां क्रिएट हुआ था, फास्ट एपीआई के इंस्टेंस में। कहां क्रिएट हुआ था, फास्ट एपीआई के इंस्टेंस में। ऑब्जेक्ट का, क्लास का इंस्टेंस ही बनता है ना।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐप, ये ऐप, प्लीज सारी बातें बंद, और ये ऐप दोनों क्या है, सेम चीज है। मैंने यहाँ पे लिखा ऐप, फास्ट एपीआई के ऐप को मैंने यहाँ कॉल किया, डॉट स्टेट डॉट लिमिटर। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, और ये इज इक्वल्स टू लिमिटर, ये कौन सा वाला लिमिटर है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, नथिंग रॉकेट साइंस इन दिस। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने इस लिमिटर ऑब्जेक्ट को फास्ट एपीआई के स्टोरेज में मैंने रख दिया। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने अपने इस लिमिटर ऑब्जेक्ट को, जो कि एक थर्ड पार्टी लिमिटर ऑब्जेक्ट था, मैंने क्या किया यहाँ पे, एक थर्ड पार्टी जो मैंने यूज किया था लिमिटर, उसको मैंने क्या किया, सेकंड लाइन में जाके अपने फास्ट एपीआई के स्टोरेज ऑब्जेक्ट में रख दिया। इससे इसे लिमिटर अपनी फाइल में लिखा। दूसरा काम मैंने ये किया कि मैंने अब उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को मेरे फास्ट एपीआई से जान पहचान भी तो करानी है। तो जान पहचान तो भाई किसी भी चीज़ की वेरिएबल को असाइन करके ही होती है, रीअसाइन करके ही होती है। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है कि फास्ट एपीआई के स्टोरेज वेरिएबल में मैंने अपना थर्ड पार्टी का लिमिटर जो है वो उसको असाइन कर दिया। इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि जब एक चीज़ फास्ट एपीआई के स्टोरेज में होगी ना, तो वो फास्ट एपीआई के थ्रू आउट द लाइफ साइकिल हमेशा अवेलेबल रहेगी। फास्ट एपीआई के स्टोरेज क्या है भाई, फास्ट एपीआई के स्टोरेज में अगर कोई चीज़ है तो फास्ट एपीआई देख सकता है उस चीज़ को। भाई अगर आपके घर के स्टोरेज में कोई चीज़ रखी हुई है आपकी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यस और नो। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके घर के स्टोरेज में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है फास्ट एपीआई के स्टोरेज या स्टेट में अगर मैंने कोई लिमिटर यूज़ किया है, तो मैं फास्ट एपीआई को जाके बता सकता हूँ कि आपके स्टोरेज में यही चीज़ है, वहाँ से जाके इस चीज़ को जो है वो उठा लो, पिक कर लो। तो इन दो लाइन का मतलब जो यहाँ पे काम हो रहा है अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। क्या मतलब है, सारा फोकस स्क्रीन पे। मैंने एक वेरिएबल बनाया लिमिटर, और यहाँ पे लिमिटर की क्लास को मैंने कॉल किया। यहाँ पे मैंने गेट रिमोट एड्रेस का फंक्शन पास किया, जो क्या करेगा, यूज़र की आईपी को ट्रैक करेगा, या यूज़र की डाटा को, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेगा। फिर मैंने क्या किया, इस सेम लिमिटर वेरिएबल को या इस सेम लिमिटर ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, सेकंड लाइन में फास्ट एपीआई के स्टोरेज में ले जाके मैंने क्या किया, स्टोर कर दिया। अब एक चीज़ जब फास्ट एपीआई के पास होगी ना, तो वो क्या करेगा, हमेशा अपने स्टोरेज में से उठा के उसको यूज कर लेगा, देख सकेगा। सिंपल इज दैट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक यूटिलिटी हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे क्या करेगा, रेट लिमिट लगाने में हेल्प करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा @app, इसको मैं जूम कर देता हूँ, @app डॉट एक्सेप्शनल हैंडल। क्या लिखा मैंने इसका नाम, @app डॉट एक्सेप्शन हैंडलर, और ऑफ कोर्स ये फंक्शन है तो इस तरह मैंने इसको कॉल कर दिया। इसके राउंड ब्रैकेट में क्या होगा, जो हमने अभी ऊपर एक और क्लास इंपोर्ट की थी, फ्रॉम स्लो एपीआई डॉट एरर्स इंपोर्ट रेट लिमिट एक्सीड। पहले हमने क्या किया, लिमिटर इंपोर्ट किया, जो कि हमारी एपीआई में रेट लिमिट लगाने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। फिर मैंने क्या किया भाई, अगर सपोज किसी एपीआई पे मेरा रेट लिमिट एक्सीड कर गया, कोटा एक्सीड कर गया, तो एरर भी तो दिखाना है। तो वो एरर भी मुझे कहाँ से मिलेगा, अपनी स्लो एपीआई के पैकेज से ही मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक और क्लास इंपोर्ट की, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेट लिमिट एक्सीड, और सिंपल सा यहाँ पे एक मैं हेल्पर फंक्शन बना दूंगा, async def rate underscore limit, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर। अब यहाँ पे एक चीज़ है इंपॉर्टेंट जिसको हम बाद में करेंगे, पहले मैं सिंपल एक रिटर्न करा देता हूँ मैसेज, टू मैनी रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अब यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी चीज़, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स या दो पैरामीटर्स जो है वो पास करूँगा। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा होगा, रिक्वेस्ट का, और इसकी टाइप क्या होगी,
रिक्वेस्ट, इसकी क्या टाइप होगी? रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट की क्लास कहां से आ रही है? ये रिक्वेस्ट की क्लास हमने थोड़ी देर पहले कहां से इंपोर्ट की थी? फास्ट एपीआई से। कहां से इंपोर्ट की थी? फास्ट एपीआई से। ये रिक्वेस्ट का जो एक्चुअल रिक्वेस्ट यहाँ होगी ना, जो यूजर एक्चुअल रिक्वेस्ट करेगा, आप अगर इसको प्रिंट करके शो करें पाइथन के टर्मिनल में, तो आपको यहाँ पे वो रिक्वेस्ट की तमाम तर चीजें मिलेंगी जो यूजर आपके सर्वर पे भेज रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है और एक इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद एक और वेरिएबल आएगी, सॉरी एक और पैरामीटर आएगा जिसका नाम क्या होगा यहाँ पे? एक्सीड। क्या होगा यहाँ पे? नाम कुछ भी हो सकता है इसका, और इसकी टाइप क्या होगी? रेट लिमिट एक्सीड। तो यहाँ पे ये रेट लिमिट एक्सीड वही है जो हमने थोड़ी देर पहले कहाँ से कॉल किया था? स्लो एपीआई के एरर मॉड्यूल से हमने इस चीज को इंपोर्ट किया था। इस कोड को देखें और समझें, कोई सवाल है तो पूछें। ये क्या है? एक सिंपल फंक्शन। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? आपको अभी मैं कमेंट्स जानबूझ कर नहीं लिख रहा ताकि आप जो है वो गौर से इसको देखें और सुने। बाकी ऑफ कोर्स आपके पास क्लाउड कोड है, क्वेन है, जेमिनी CLI है, आप उससे जो है वो कॉन्सेप्ट मजीद अपने अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मुझे कौन बताएगा इस हाईलाइटेड सिंटेक्स में क्या हो रहा है? गलत बताएं, टूटा फूटा बताएं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 100% एक्यूरेसी। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? एरर हैंडलिंग हो रही है, ठीक है? कैसे कह दिया आपने एरर हैंडलिंग? अच्छा, किस चीज की हो रही है? रेट लिमिटिंग की एरर हैंडलिंग हो रही है। मुझे यहाँ पे दो जो है वो चीजें सुनने को मिली कि यहाँ पे क्या हो रही है? एरर हैंडलिंग हो रही है, और दूसरी चीज किस चीज की एरर हैंडलिंग हो रही है? रेट लिमिटिंग की। क्या ये चीज सही है? यस और नो? सुकून से बता, सोच के बताएं, जल्दी नहीं। क्या ये चीज सही है? यस और नो? सही है। आपने कैसे कह दिया रेट लिमिटिंग की एरर हैंडलिंग हो रही है? क्या प्रूफ है आपके पास? सोचें, जिनको थोड़ा प्रोसेस का टाइम, जिनको प्रोसेस का टाइम दे। मुझे आप लोगों ने दो बातें कही कि यहाँ पे एरर हैंडलिंग हो रही है, और किस चीज की एरर हैंडलिंग हो रही है? रेट लिमिटिंग की एरर हैंडलिंग हो रही है। मुझे एक ऐसी चीज बताएं सिर्फ इस हाईलाइटेड सेंटेक्स में कि आपने किस ऐसी क्या चीज देखी जिससे आपने ये कहा कि यहाँ पे रेट लिमिटिंग की एरर हैंडलिंग हो रही है? आपने इस ब्याफ पे कहा होगा कि यहाँ पे जो मैंने क्लास पास की है वो रेट लिमिट एक्सीडेड की पास की है, जो कि किस लाइब्रेरी से आ रही है? फास्ट एपीआई से। जो कहां से आ रही है? स्लो एपीआई से आ रही है। वेरी नाइस। ये रिक्वेस्ट का पैरामीटर, अब यहां से मेरा यूटिलिटी फंक्शन या हेल्पर फंक्शन शुरू हो रहा है। ये रिक्वेस्ट का पैरामीटर क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट का पैरामीटर मेरी यूजर की रिक्वेस्ट को एक्चुअली देखेगा, और एक्सीड की भी टाइप यही है। सिंपल। इस पूरे फंक्शन में जो मेन चीज है वो ये हाईलाइटेड सेंटेक्स है। अब बारी आती है कि मैं असल में अपने एपीआईज पे रेट लिमिटिंग लगाऊं। बस आपने ये दो काम करने थे, बल्कि 3 या 4 काम किया। आपने स्लो एपीआई के पैकेज को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद उनको इंपोर्ट किया 2-3 चीजों को, और उसको फास्ट एपीआई के स्टेट वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में उसको अवेलेबल किया 3, और चौथी चीज आपने यहाँ पे एक यूटिलिटी फंक्शन बनाया। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया @app.get, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड, और मैंने यहाँ पे एसिंग फंक्शन बनाया, यहाँ पे लिख दिया रीड, और यहाँ पे सपोज करें मैंने रिटर्न करा दिया एक एरे, उसमें एक ऑब्जेक्ट रख दिया आईडी 1, और यहाँ पे मैंने 2-3 आइटम रिटर्न करा दिया। क्या इस एपीआई, सारी बातें बंद प्लीज, सारा फोकस स्क्रीन पे, क्या इस एपीआई में रेट लिमिटिंग लग गई? सोच के बताएं, तुक्का लगाएं, एक्यूरेट बताएं, रीजन के साथ बताएं, लेकिन बस अपना दिमाग चलाएं। सारी मेरी डिमांड आपसे ये है कि आपका दिमाग चलना चाहिए।
इस एपीआई में क्या रेट लिमिटिंग लग गई? नहीं इस एपीआई में रेट लिमिटिंग नहीं लगी है। ये सिंपल सी एक एपीआई है। सही है। अभी हमने डिस्कस किया ना, रेट लिमिटिंग अक्सर और बेशतर किस एपीआई पे लगती है? जो आपका एक डेटाबेस से सर्वर पे रिक्वेस्ट करे और आपसे कोई एक्सपेंसिव ऑपरेशन परफॉर्म करे। भाई सपोज करें एक हैकर आया, आपके एजेंट को वो खराब किए जा रहे हैं। अब आपके एजेंट में ओपन एआई की की लगी हुई है। ओपन एआई की तो पेड है ना भाई, चाहे वो आपका साइड प्रोजेक्ट में आपने यूज किया हो या किसी क्लाइंट के लिए बनाया हो एमवीपी। अगर किसी ने आपकी ओपन एआई की को खराब करने की कोशिश की तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे तो मामला खराब है। अब बारी आती है किस चीज की? रेट लिमिटिंग की। किस चीज की? रेट लिमिटिंग। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले किस तरह लिखा जाता है, बल्कि उसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले ऑफ कोर्स जो आप आज तक एंड पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं ना, आप वही करेंगे। मैंने लिखा @app.get और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज /login। सिंपल इज दैट। यहाँ पे कोई चीज रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता है। अब यहाँ पे लगेगी रेट लिमिटिंग। क्या लगेगी? रेट लिमिटिंग। वो कैसे लगेगी? मैं लिखूंगा @limiter। क्या लिखा मैंने? @limiter। ये लिमिटर का वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहां लिमिटर का ऑब्जेक्ट जो बनाया ना, इसका देखे वेरिएबल का नाम क्या है? लिमिटर। आज तक जैसे आपने ऐप का वेरिएबल बनाया, उसमें फास्ट एपीआई का इंस्टेंस यूज इनिशियलाइज किया। आप लोग आज तक क्या करते थे कि ऐप का वेरिएबल बनाते थे, उसमें फास्ट एपीआई का इंस्टेंस क्रिएट करते थे और आगे उस ऐप नाम के वेरिएबल को किस तरह यूज करते थे? @app.get, app.post। यहां पे भी सेम काम हो रहा है। आपने लिमिटर नाम का एक वेरिएबल बनाना है, उसमें लिमिटर की क्लास इनिशियलाइज करनी है और उसमें एक हमेशा ये पैरामीटर पास होगा, गेट रिपोर्ट एड्रेस। लिमिटर डॉट लिमिट क्या होगा? @limiter.limit। अब मैं यहां पे राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और क्या करूंगा? अपनी लिमिट डिफाइन करूंगा। क्या डिफाइन करूंगा? अपनी लिमिट डिफाइन करूंगा कि भाई मुझे सपोज मेरी लॉगिन की एपीआई है, मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर 1 मिनट के अंदर सिर्फ उसको 3 दफा यूज करे। कितनी दफा यूज करे? 1 मिनट के अंदर उसको कितनी दफा यूज करे? 3 दफा। सबसे पहले मैं लिखूंगा अपने नंबर ऑफ मिनट्स या नंबर ऑफ नहीं, सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। क्या मैं लिखूंगा सबसे पहले? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। यहां पहले मैं आपको सूडो कोड लिख के बता दूं। सबसे पहले क्या आएगा? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, कि भाई कितनी रिक्वेस्ट अलाउ करनी है। क्या करनी है? कितनी रिक्वेस्ट अलाउ करनी है। फिर लगेगा एक अदद स्लैश और मैं बताऊंगा अपना टाइम फ्रेम। दूसरी चीज में क्या बताऊंगा स्लैश लगा के? अपना टाइम फ्रेम। अब चाहे वो मैं सेकंड्स पे लगाऊं, मैं मिनट्स पे लगाऊं या मैं आवर्स पे लगाऊं, वो मेरी मर्जी, मेरी लॉजिक जाने। सही है। स्लैश यहाँ पे क्या आएगा? टाइम या टाइम खैर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मिनट्स या आवर्स, जो भी आपको सही लग रहा है। जैसे या मिनट्स लिख दिया मैंने, या मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम लिख देता हूँ। हो सकता है टाइम वो कंफ्यूजन क्रिएट कर दे कि भाई यहाँ पे आपने जैसे एक्चुअल टाइम डिफाइन करना है। सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले मैंने क्या डिफाइन किया? अपना एंड पॉइंट। सबसे पहले क्या डिफाइन किया? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के बाद मैं क्या करूंगा? एक्चुअल अपनी एपीआई पे लिमिट सेट करूंगा। क्या करूंगा? अपनी एपीआई के ऊपर लिमिट सेट करूंगा। और वो लिमिट क्या होगी? सबसे पहली चीज में क्या डिफाइन करूंगा? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। क्या डिफाइन करूंगा? नंबर ऑफ, फिर स्लैश लगा के अपना टाइम फ्रेम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब किस तरह इसको लिखूं? मैंने कहा भाई मेरी लॉगिन की एपीआई मैं चाहता हूं 3 दफा हिट हो स्लैश 1 मिनट में। अच्छा, ऑफकोर्स ये कॉलम्स के अंदर आएगा। मैंने यहाँ पे ऐसे इसको कैसे लिखा?
लिमिटर डॉट लिमिट 3 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। कितने मिनट में? मैंने यहाँ पे सिर्फ मिनट लिखा है, तो अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ मिनट लिखा, सिर्फ सेकंड्स लिखा, या सिर्फ आवर्स लिखा, अगर कोई नंबर नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर होगा? 1। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि भाई पर मिनट मेरी एपीआई सिर्फ, इस तरह लिखने से क्या होगा? मेरी एपीआई सिर्फ 1 मिनट में 3 दफा कॉल होगी। अब मैं यहाँ पे एक्चुअल अपना लॉगिन का एंड पॉइंट बना दूं, सिंपल इज दैट। मैंने लिखा लॉगिन सक्सेसफुल, यहाँ पे कोई मैं ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर। अब मैं क्या करता हूँ? अपने फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट पे आता हूँ, या डॉक्स पे आता हूँ, स्वाइगर यूआई पे आता हूँ। रिफ्रेश हो रहा है, सर्वर क्रैश तो नहीं हो गया? मैंने ख्याल से वो वाइल लूप लगाया था, उस वजह से। देखते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। एरर आ गया, क्या एरर आया भाई? अच्छा, एक्सटेंड लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी से एरर आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली। अब मैं प्लॉट कोड से हेल्प लूंगा। सिंपल सा एरर था और छोटी सी फाइल थी, तो इसलिए प्रॉम्प्ट भी इसको ज़्यादा एक्सपेंसिव देने की नीड हमें नहीं हुई। सही है, इसलिए मैंने फास्ट एपीआई का स्किल कॉल किया और यहाँ पे इसने मुझे इशू भी बताया। ओ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा वो हमें पता चलेगी। जब भी हम कभी देखें, ये बिफोर आफ्टर दोनों दिखा रहा है। जो ऊपर वाला लॉगिन है उसने उसको रेड कर दिया और जो नीचे वाला लॉगिन है उसने उसको ग्रीन कर दिया। अब ग्रीन जो क्लाउड कोड ने सजेस्ट किया वो उसने लिखा है। रिक्वेस्ट की जो क्लास है ना, अगर आपको किसी भी एपीआई पे एरर हैंडलिंग या रेट लिमिटिंग करनी है, अगर आपको किसी भी एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हमेशा पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरे फास्ट एपीआई से आ रहा है, जो मेरे यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। तो आपने अगर किसी भी एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगाई हुई है, तो आपको ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास करना लाजमी है। इसी बिहाफ पर वो आपकी रेट लिमिटिंग जो है वो हैंडल करेगा। तो रेट लिमिटिंग या 2-3 चीज़ों से हो रही है। एक आपकी स्लो एपीआई की चीज़ों से, जिसमें आपने एक लिमिटर का इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर आपने एक app.state.limiter लगाया ताकि फास्ट एपीआई के स्टोरेज ऑब्जेक्ट में वो चीज़ अवेलेबल हो। तीसरी चीज़ आपने क्या की? एक रेट लिमिटिंग का यूटिलिटी फंक्शन बनाया और इसको डेकोरेटर के साथ रख दिया। ये 3 चीज़ें आपने करनी है, और इसके साथ भी ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, ये वाला। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो जिस एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगी हुई है उसके साथ भी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लाजमी है। @ लगा दिया, कहां लगेगा? स्टार्ट में। फिर जो ऊपर लिमिटर बना है उसके स्टार्ट में, या यहाँ पे? यहाँ पे मैंने @limiter.limit बना दिया। ठीक है। अब ये एक फंक्शन है तो ऑफ कोर्स राउंड ब्रैकेट लगेंगे। मुझे कितनी रिक्वेस्ट करनी है और कितने टाइम में? तो पहले नंबर ऑफ रिक्वेस्ट डिफाइन करूं या पहले नंबर ऑफ आवर्स? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ऑफ कोर्स इन द कोटेशंस 2 स्लैश आवर्स। अब एक सेकेंड, ये आवर्स हो गया। इसका क्या मतलब है? बाय डिफॉल्ट अगर नंबर नहीं है तो 1 आवर, लेकिन अगर मुझे 5 आवर चाहिए भाई, 1 के अलावा भी 1.2, 1.5, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 स्लैश 5 स्पेस आवर्स। इस तरह से मैं इस चीज को लिखूंगा। क्या होगा यहाँ पे?
मैंने सबसे पहले क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट 5 आवर्स, और सिंपल यहाँ पे एक एसिंग डेफ प्लॉट कोड बना दिया मैंने। अब ये ऑब्जेक्ट तो मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा, तो इसको हटा देता हूँ। नहीं सही, नहीं, एरर देगा। मैं छोड़े, आप लोग कंफ्यूज हो गए को पायलट की वजह से। मैंने एक फंक्शन बनाया एसिंग डेफ प्लॉट कोड, और यहाँ पे मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दी, नथिंग रॉकेट साइंस, प्लॉट कोड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब होगा क्या यहाँ पे, आपको सबसे पहले तो नजर नहीं आ रहा होगा, मैं पीछे वाले बेचारे। यहाँ पे क्या किया, क्लाउड कोड नाम का एक एंडपॉइंट बनाया, रेट लिमिटर सेट किया, फंक्शन बनाया, मैसेज रिटर्न कराया। क्या इस फंक्शन में किसी को इख्तिलाफ है? क्या इख्तिलाफ है? कोई सिंटैक्स एरर है, क्या सीन है? पैरामीटर्स में मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट नाम की क्लास को पास करूंगा, और पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर का नाम क्या होगा, हम मोस्ट प्रोबेबली रिक्वेस्ट ही रखेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं इस चीज को यहाँ भी कॉल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये क्लाउड कोड नाम का मेरे पास एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ट्राई इट आउट किया, मेरे पास क्या है, एग्जीक्यूट का बटन यहाँ पे शो होने लगा। मैंने जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, मेरे पास क्या मैसेज आया, क्लाउड कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब दूसरी दफा मैं इसको कॉल करूंगा, अब दूसरी दफा में एरर आएगा या परमिशन है मुझे? भाई सिर्फ 2 की लिमिट है, तो मैं 2 तक रिक्वेस्ट कर सकता हूं। 2 को जैसे एक्सीड करके 3 पे पहुंचूंगा तो एरर आएगा। अब 2 रिक्वेस्ट पे भी दूसरी रिक्वेस्ट करूंगा तो एरर आएगा, या तीसरी पे एरर आएगा? तीसरी पे। अभी देख लेते हैं। अभी मैंने एक रिक्वेस्ट की है पर 5 आवर, अब ऑफ कोर्स 5 आवर्स तो हो ही नहीं है। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास दोबारा क्या मैसेज आया, क्लाउड कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब 5 आवर्स के अंदर ही अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, तीसरी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया, मेरे पास क्या मैसेज आया, इंटरनल सर्वर एरर, यानी भाई आप क्लाउड कोड के सर्वर पे जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वो वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, अपनी एपीआई पे रेट लिमिटिंग सेट की हुई है। तो ये था आपका रेट लिमिटिंग का टॉपिक कॉन्सेप्ट। आप अब 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम दोबारा शुरू करते हैं। @ लगा दिया, कहाँ लगेगा, स्टार्ट में, फिर जो ऊपर लिमिटर बना है उसके स्टार्ट में, या यहाँ पे? यहाँ पे मैंने @limiter डॉट लिमिट बना दिया। ठीक है, अब ये एक फंक्शन है तो ऑफ कोर्स यहाँ राउंड ब्रैकेट लगेंगे। मुझे कितनी रिक्वेस्ट करनी है और कितने टाइम में? तो पहले नंबर ऑफ रिक्वेस्ट डिफाइन करूं या पहले नंबर ऑफ आवर्स? रिक्वेस्ट। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ऑफ कोर्स इन द कोटेशंस 2 स्लैश आवर्स। अब एक सेकेंड, ये आवर्स हो गया। इसका क्या मतलब है, बाय डिफॉल्ट अगर नंबर नहीं है तो 1 आवर, लेकिन अगर मुझे 5 आवर चाहिए भाई, 1 के अलावा भी 1.2, 1.5, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 स्लैश 5 स्पेस आवर्स। इस तरह से मैं इस चीज को लिखूंगा। क्या होगा यहाँ पे, मैंने सबसे पहले क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट 5 आवर्स, और सिंपल यहाँ पे एक एसिंग डेफ प्लॉट कोड बना दिया मैंने। अब ये ऑब्जेक्ट तो मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा, तो इसको हटा देता हूँ। नहीं सही, नहीं, एरर देगा। मैं छोड़े, आप लोग कंफ्यूज हो गए को पायलट की वजह से। मैंने एक फंक्शन बनाया एसिंग डेफ क्लाउड कोड,
और यहाँ पे मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दी, नथिंग रॉकेट साइंस, क्लाउड कोड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब होगा क्या यहाँ पे, आपको सबसे पहले तो नजर नहीं आ रहा होगा, मेरे पीछे वाले बेचारे। यहाँ पे क्या किया, क्लाउड कोड नाम का एक एंड पॉइंट बनाया, रेट लिमिटर सेट किया, फंक्शन बनाया, मैसेज रिटर्न कराया। क्या इस फंक्शन में किसी को इख्तिलाफ है? क्या इख्तिलाफ है? कोई सिंटैक्स एरर है, क्या सीन है? पैरामीटर्स में मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट नाम की क्लास को पास करूंगा, और पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर का नाम क्या होगा, हम मोस्ट प्रोबेबली रिक्वेस्ट ही रखेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं इस चीज को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये क्लाउड कोड नाम का मेरे पास एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ट्राई इट आउट किया, मेरे पास क्या है, एग्जीक्यूट का बटन यहाँ पे शो होने लगा। मैंने जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, मेरे पास क्या मैसेज आया, क्लाउड कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब दूसरी दफा मैं इसको कॉल करूंगा, अब दूसरी दफा में एरर आएगा या परमिशन है मुझे? भाई सिर्फ 2 की लिमिट है तो मैं 2 तक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, 2 को जैसे एक्सीड करके 3 पे पहुंचूंगा तो एरर आएगा। अब 2 रिक्वेस्ट पे भी दूसरी रिक्वेस्ट करूंगा तो एरर आएगा, तीसरी पे एरर आएगा। तीसरी पे अभी देख लेते हैं। अभी मैंने एक रिक्वेस्ट की है पर 5 आवर, अब ऑफ कोर्स 5 आवर्स तो हो ही नहीं है, मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास दोबारा क्या मैसेज आया, क्लाउड कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब 5 आवर्स के अंदर ही अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, तीसरी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया, मेरे पास क्या मैसेज आया, इंटरनल सर्वर एरर, यानी भाई आप क्लाउड कोड के सर्वर पे जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वो वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, अपनी एपीआई पे रेट लिमिटिंग सेट की हुई है। तो ये था आपका रेट लिमिटिंग का टॉपिक कॉन्सेप्ट। आप 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम दोबारा शुरू करें। रिटर्न करें कि भाई आपने जो है ना 5 आवर्स की लिमिट एक्सीड कर दी है, अब आप 5 आवर्स बाद जो है इसको ट्राई करना। अच्छा, ये आप कहाँ करोगे? एक्सेप्शन जो आपने लिमिटर का यूटिलिटी फंक्शन बनाया है ना, वहां पे आप ये जेसन रिटर्न करेंगे। खैर चलिए आप ब्रेक करें, फिर हम बातें करते पड़ेंगे। वो एपीआईज वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ जो है वो पता होगी कि आप जब भी अपनी कोई एपीआई की रिक्वेस्ट करते हो ना, तो वो आपको शो होती है आपके ब्राउजर में। जैसे मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया। अब अगर मैं इसको जूम करूं ना, ये मेरा इंस्पेक्ट एलिमेंट है। आप सब आई होप इस चीज से वाकिफ होंगे। यहाँ पे एक टैब है नेटवर्क्स का, ये देखें 4थे नंबर पे, जिस पे मेरा कर्सर भी है। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया ना, तो ये एक मेन और एक ऐसी विंडो है जहां से चीजें जो है वो एक्सपोज होती हैं। अभी जब आप घर जाएंगे ना, तो आपका फ्रंट एंड जब भी आपके बैकएंड पे रिक्वेस्ट करे तो आप इसको ओपन कीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ राइट साइड में है ना, आपको एक्चुअल एपीआई दिखेगी अपनी के कौन सी कॉल हो रही है, जैसे /API/registration। आप जब उस पर क्लिक करेंगे ना, तो इसी के राइट साइड पे यहाँ पे एक और सब विंडो खुलेगी जिसमें आप पूरी डिटेल देख सकते हो। और एक्चुअल में आप जाके जब अपने बैकएंड से वो उन दोनों चीजों को वेरीफाई करोगे ना, वो दोनों चीजें सेम होंगी। तो आपको अपना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तो सिक्योर करना है, आपको अपना स्टेजिंग भी जो है वो सिक्योर करना होता है। तो आप जब यहाँ देखेंगे ना, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो शो होगी। तो अभी एक डेवऑप्स इंजीनियर है, ये बैठे, ये अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने एक ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को उसका पूरा बैकएंड निकाल लिया और उसकी सारी डेटाबेस के रिकॉर्ड्स जो है वो इनके सिस्टम पे शो होने लगे। तो
तो ये एक बहुत सेंसिटिव और एक खतरनाक चीज है। रेट लिमिटिंग बहुत एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, अभी हमने जो इनको हायर डायमेंशंस पे ही जो है वो डिस्कस किया। तो अंकल इसीलिए बीच में आ रहा है। जो मैंने पहली बात कही थी कि अगर ये जो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन है, रेट लिमिटिंग है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप स्टडी करो। स्टडी करने से पहले एक चीज अपने जहन में बिठा लो कि ये तमाम तर कॉन्सेप्ट्स किस चीज के लिए हैं? आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए, आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए ये चीज आप यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इससे पहले एक चीज, अभी हम डॉकर वगैरह क्यूबरनेटिस पढ़ रहे थे, तो काफी स्टूडेंट्स का, मेजॉरिटी का स्टोरेज का बड़ा मसला आने लगा था कि भाई हमने सारे कंटेनर उड़ा दिए, नहीं ये वाला नहीं। इमेजेस हटा दी, सी ड्राइव फ्री होके ही नहीं दे रही। तो कल मैंने भी इस इशू को फेस किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारी संडे क्लास की रेपोजिटरी में ही, ये देखिए संडे आफ्टरनून Q4, एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की है, डिस्क स्पेस यूटिलिटी। यानी जो इशू मैंने कल फेस किया, सब फेस कर रहे हैं, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप जब इसकी डिटेल में जाएंगे ना, इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, तो अब जाहिर सी बात है हम डॉकर भी यूज कर रहे हैं, हम 2 साल से npm भी यूज कर रहे हैं Next.js के लिए, हमने Q3 से लेके आज तक रोजाना UV पैकेज मैनेजर को भी यूज किया। तो ये चीजें क्या करती है, ये चीजें भैया जो है ना, हमारा कैशिंग मैकेनिज्म आपको पता है ना, ये सब जो है वो हमारा ऑक्यूपाई हो जाता है। अब जब मैंने डॉकर को डिलीट किया ना, उसकी इमेजेस को और उसकी तमाम तर कंटेनर्स को, तो देखिए ये जो डॉकर वर्चुअल डिस्क है ना, इसका साइज मेरे पास क्या है, 34 GB। यानी मेरे तमाम, अच्छा ये स्टोरेज उस वक्त आ रहे जब मेरे कंटेनर्स भी मैंने हटा दिए थे और सारी इमेजेस भी हटा दी थी। मैंने प्रोन की कमांड भी चला दी थी, मैंने आपको बताया कि भाई प्रोन की कमांड चलाओ तो सब क्लियर हो जाएगा। कल मैंने एक और चीज सीखी कि भाई आप प्रोन की कमांड चला भी दो तो एक डॉकर data.vhdx यानी वर्चुअल डिस्क नाम की एक फाइल होती है, जो इटसेल्फ मेरे लैपटॉप में 34 GB की थी। फिर मैं और चीजें मैंने देखी, मैंने कहा भाई मेरे टेम्पररी फाइल्स भी जो है ना वो 12.5 GB था। फिर मैं और आगे गया तो npm और yarn, जैसे UV रन है ना, UV पैकेज मैनेजर है, वैसे जावास्क्रिप्ट में भी 2 आते हैं। npm का तो आपको पता है, वैसे एक yarn कैशिंग भी होता है। ये इटसेल्फ एक की 9.3 GB कैशिंग थी, एक की 8, सिर्फ कैशिंग ही इनकी 9 और 8 17 GB थी तकरीबन। फिर मैं और आगे गया तो यूवी की कैशिंग भी मेरे पास तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 3 GB था। तो मेरे पास कल सी पार्टीशन में ना सिर्फ 17 GB रह गया था। जब मैंने इसको क्लीन किया ना तो वो 17 से पहुंच गया 75 के ऊपर, यानी अब अंदाजा लगाया तकरीबन 53-55 GB मेरा सिर्फ इन फजूल चीजों ने रोक के रखा हुआ था। और मैंने ये सारा काम क्लाउड कोड से ही करवाया, मैंने तो किया नहीं। लेकिन आप सपोज अगर क्लाउड कोड नहीं है या उसने रेट लिमिटिंग आपके पे लगा दी है, तो मैंने एंटी ग्रेविटी से भी, अली भाई बोल रहे हो सकता है मैंने नहीं किया, ये कह रहे हैं इन्होंने एक हफ्ते पहले किया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, रीड भी में सारे स्टेप्स रख दिए कि आपको किस तरह इसको क्लियर करना है, किस तरह इन चीज़ों को चलाना है। और यहाँ पे पहले 2 फाइल्स में मैंने वो स्क्रिप्ट भी रख दी है जो आपको हेल्प करेगी। अब इसको आप क्लोन करें और इस फाइल पे ले जाके राइट क्लिक करें, डबल क्लिक करें, क्या करना है वो हर चीज़ इस readme.md में मैंने लिखी हुई है। तो अगर आप में से कोई स्टोरेज का इशू फेस कर रहा है तो इस चीज़ को जाके लाजमी जो है वो देख ले। फाइल हटाएंगे ना तो मैंने ये चीज़ भी लिख दी कि उससे आपके डॉकर इंजन पे, WSL पे कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो ऐसे ही ट्रीट करेगा आपके डॉकर को कि जैसे अभी अभी डॉकर इंस्टॉल किया है आपने। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक चीज़ थी। नाउ मूविंग ऑन टू वन नेक्स्ट टॉपिक, जो कि फिर आपकी एप्लीकेशन की मेंटेनेंस से रिलेटेड है, और वो टॉपिक क्या है, टेस्ट केसेस। क्या है वो आपका टॉपिक, टेस्ट केसेस।
टेस्ट केस क्या होता है? अमीन भाई शायद आपको किसी एक मौके पे बता के भी गए थे। PyTest का नाम सुना है आपने? PyTest क्या होता है? एक पैकेज मैनेजर या एक लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी जो आपको टेस्ट केसेस लिखने में हेल्प करती है। कितने लोग आएंगे भाई? इसको हम यूं समझते हैं, पता है प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में या कोई भी फीचर जब आपको पुश करना हो, यूजर्स के लिए अवेलेबल करना हो, तो कंपनीज में क्या होता है, मामला ये है कि जब भी आप एज अ डेवलपर कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो आपको उसके टेस्ट केसेस लिखने जरूरी होते हैं। 1 घंटा नंबर 1। अब टेस्ट केस में क्या होता है? टेस्ट केस में ये चीज लिखते हो आप कि भाई आप एज अ डेवलपर अगर आपने कोई काम किया है तो क्या वो सही से चल रहा है या नहीं, उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो आ रहा है या नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपने आज से 1-1.5 साल पहले जो Q2 में ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी, आप उसको दोबारा से स्टार्ट करें अपने लोकल सर्वर पे या इवन वर्सल पे, आप में से कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि वो एप्लीकेशन चलेगी या नहीं? नहीं चलेगी। हर एक इंजीनियर को ये डाउट आता है। मैं ये नहीं कह रहा आपको अपने काम में कितना कॉन्फिडेंस है, काम कितना अच्छा किया, वो तो ऑफ कोर्स एक अलग डिबेट है, लेकिन हर एक इंजीनियर को ये डाउट तो आएगा ही आएगा कि भाई 2 साल से जिस एप्लीकेशन को हाथ नहीं लगाया, अगर दोबारा उसकी फाइल खोलनी पड़े तो क्या वो एप्लीकेशन चलेगी भी या नहीं। जो उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, अब इस अल्फाज को ध्यान में रखिएगा, आपकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, अभी वो तमाम तर चीजें सही काम कर रही होंगी या नहीं, ये डाउट हर इंजीनियर के माइंड में जरूर आता है। और जाहिर सी बात है आना भी चाहिए भाई। जिस चीज को आपने 1-1.5 साल 2 साल से हाथ नहीं लगाया, उसको ओपन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है ये सवाल तो बिल्कुल वैलिड है। अब क्या करें? इसकी बेस्ट अप्रोच ये है, एक तो आप मैनुअल टेस्टिंग करें कि भाई आपने उसको स्टार्ट किया या वर्सल पे गए, उसका सर्वर स्टार्ट किया और फिर आपने हर चीज़ टेस्ट की कि भाई अगर मैं प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो हो रहा है, ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, पेमेंट की फंक्शनलिटी सही काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा आपको? मैनुअली टेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन क्या हम इस काम को ऑटोमेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भाई अभी आपने हैकाथॉन बनाया, सही है, सपोज 2 महीने बाद आपको एक इंटरव्यू की कॉल आती है कि भाई आपका XYZ जगह पे इंटरव्यू है, या अचानक से क्लाइंट आपको अप्रोच करता है। जाहिर सी बात है आपने हैकाथॉन बनाया है तो वो आपने शो किया होगा, इसी बिहाफ पे उसने आपको एलिजिबल समझा ना कि नहीं यार ये लड़का या ये लड़की मेरा काम की है। अब वो आपसे कहता है लाइव मीटिंग में कि चलो भाई अपनी एप्लीकेशन चला के दिखाओ, और अगर आपकी एप्लीकेशन लाइव मीटिंग में क्लाइंट के सामने क्रैश हो जाए तो क्या ये अच्छी चीज है? यस और नो? अब आपको सपोज ये याद भी नहीं है कि आपने अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं। अब जब आप एक पुरानी एप्लीकेशन खोलते हो ना, तो आपको तो पहले आधा 1 दिन 2 दिन यही चीज गैदर करने में चले जाते हैं कि मैंने इसमें काम क्या क्या किया है। सही है, हमने इसमें काम ही क्या क्या किया है, हमें तो यही नहीं पता तो हम टेस्टिंग क्या करें। भाई टेस्टिंग के लिए तो सबसे पहले ये जरूरी है कि काम क्या हुआ हो। भाई अगर आप एक डिश बना रहे हैं तो आपके घर वाले आपसे ये कहते हैं ना, इसको चख कर बताओ कि कहीं इसमें नमक ज्यादा है या नहीं है, इसमें मिर्चें ज्यादा हैं या नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको एक, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई इस डिश को चखो, तो 1 सेकंड के लिए आप मुझसे सवाल करोगे ना, भाई चख के बताना क्या है मुझे। भाई चखना तो है उस डिश को, लेकिन मैं रिमार्क्स क्या दूं उसको चखने के बाद? आप ये सवाल करोगे कि नहीं, यस और नो? यस।
ये सवाल आपका बनता है कि भाई मुझे मिर्चें टेस्ट करनी है, नमक टेस्ट करना है, या चिकन सही से गला नहीं गला ये टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है इसको टेस्ट करने के बाद? मैं आपसे कहता हूँ, जैसे आप मैकेनिक के पास जाते हैं, बॉयज अक्सर जाते होंगे, आपने कहा मैकेनिक को भाई जा इस बाइक को चला के चेक कर इसमें क्या मसला है। मैकेनिक भी आपसे पूछेगा ना, भाई इतनी बड़ी बाइक है, इतने सारे फीचर्स हैं इसमें, क्या चेक करूं, क्या टेस्ट करूं? तो सबसे पहले तो टेस्टिंग के लिए आपको वो फीचर्स पता होने जरूरी है जो आपने अपनी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट किए हैं। अब जाहिर सी बात है, वो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन में हो सकता है आपने कोई छोटा सा एक ऐसा फीचर लगाया हो जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत अच्छा हो, बट हो सकता है वो आपको याद ना हो। या पेमेंट, हो सकता है उस वक्त आपसे पेमेंट की फंक्शनैलिटी में बहुत एरर आ रहे हो, आपने जुगाड़ लगा के जैसे जैसे कर दिया वो चलने लगा, 2 साल बाद आपको याद ही नहीं आपने क्या जुगाड़ लगाया था। अभी आप इतने हैकाथॉन बना रहे हो, सपोज चैटबॉट का मसला है, चैटबॉट में आपने जेमिनी की एपीआई की रखी है, आपको पता ही नहीं है, अगर 2 हफ्ते बाद या आज मैं अभी बोलूं अपने जो वो चैटबॉट खोलो, आप में से काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि भाई चैटबॉट आज चलेगा भी या नहीं। कि फ्यूचर में, अब ये बहुत सारे सिनेरियोज में से एक सिनेरियो है कि आप फ्यूचर में हमेशा रिलैक्स रहो। जब भी आप टेस्ट केस लिखते हो ना, तो आप क्या करते हो, ये श्योरिटी देते हो अपने आप को कि मेरी एप्लीकेशन के टेस्ट केस अगर पास हो रहे हैं, टेस्ट केस में 2 चीजें होती हैं, या टेस्ट पास होते हैं या फेल। और जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स जब भी आप टेस्ट केस लिखोगे या स्कूल में जब भी आपने कभी एग्जाम दिया या टेस्ट दिया है, तो आपको उसमें पास होना लाजमी था। अगर आपने मैट्रिक किया, सही है, यहाँ पे सब तो मैट्रिक पास तो है। अगर मैं आपसे पूछूं आज मुझे प्रूफ दो कि आपने मैट्रिक किया है या नहीं, आप क्या करेंगे? मार्कशीट। मैट्रिक की मार्कशीट दिखाएंगे। मैं आपने कहा भाई मैंने XYZ यूनिवर्सिटी से ये डिग्री की है, तो मैं 2 चीजें बोल सकता हूं, या तो मुझे सारे एग्जाम जो 4 साल में तुमने दिए ना अभी दे के दिखाओ, या फिर कोई एक ऐसी चीज बताओ मुझे जिससे 5 मिनट में यह प्रूव हो जाए कि तुमने फलां यूनिवर्सिटी से फलां डिग्री की। आप क्या करोगे? डिग्री। मुझे ऑफ कोर्स वो डिग्री शो कराओगे। सही है। अगर आप वो 4 साल का कोर्स, वो एग्जाम, वो क्विज, वो थीसिस, वो पता नहीं क्या क्या, अभी अगर मुझे दिखाने बैठो तो मैं बोलूँगा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और आपके लिए भी ये इम्पॉसिबल है। तो होता क्या है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है ना, वो उस बात का प्रूफ है कि आपने 4 साल जो ख्वारी की है वो सही से पास हुई है। मैट्रिक की मार्कशीट क्या है? वो चीज प्रूव है कि भाई आप मैट्रिकुलेटेड हो। तो अब अगर फ्यूचर में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आपने एप्लीकेशन लिखी है, चाहे कोई दूसरा पूछे या आपको श्योरिटी चाहिए हो, तो जैसे आप मुझे डिग्री दिखाओगे ना, आप मुझे डिग्री दिखाओगे, आप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या AI एप्लीकेशन के केसेस में आप टेस्ट केसेस लिखते हो। क्या करते हो आप? टेस्ट केसेस। जो इंपॉर्टेंस किसी डिग्री या सर्टिफिकेशन की है ना, डिग्री या सर्टिफिकेशन क्या चीज प्रूफ करती है कि आपने फला चीज में महारत हासिल की है। टेस्ट केस पास होना भी इस चीज की श्योरिटी है कि आपकी एप्लीकेशन के ये तमाम तर फीचर्स अभी भी जो है वो सही से चल रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो अगर आप चाहे 2 साल बाद किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करें, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 2 घंटे बाद, ये एक सिनेरियो है कि आप तो सबसे पहले अपने आप को ये प्रूफ दें कि मेरी एप्लीकेशन सही चल रही है। ये बहुत सारे सिनेरियोज में से एक सिनेरियो है। दूसरी चीज, अब एक प्रोडक्ट है, जैसे फेसबुक है, गूगल है, इवन दराज है, ठीक है। अब इस पे एक डेवलपर या एक इंजीनियर तो काम करता नहीं है, हजारों लोगों की टीम है। या इवन के सपोज आपको अगर कोई हायर करता है, तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि जो आपसे प्रोजेक्ट बनवाएगा ना वो फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब होता है जीरो से ही बनवाएगा। हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी में हायर हो जाओ जहां पहले ही सेम प्रोडक्ट पे 4 या 40 या 400 लोग काम कर रहे हैं। अब इस तरह जब एक चीज पे मल्टीपल लोग काम करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि
एक डेवलपर की वजह से दूसरे डेवलपर का काम खराब हो जाए या हिल जाए, और ये होता ही है, रोजाना होता है। इस चीज को श्योर करने के लिए कि भाई किसी भी डेवलपर की वजह से किसी दूसरे का काम खराब ना हो, आप इस वजह से भी टेस्ट केसेस जो है वो लिखते हो। तो टेस्ट केसेस हम क्यों लिखते हैं? बहुत सारे रीजंस में से 2 रीजन, कि एक तो अपने आप को श्योरिटी देना कि भाई मेरी चीज सही चल रही है, चाहे मैं 2 मिनट बाद टेस्ट करूं, 2 महीने बाद या 2 साल बाद। सबसे पहले टेस्ट केसेस का क्या फायदा है? श्योरिटी टू योर सेल्फ दैट ऑल योर फीचर्स आर वर्किंग करेक्टली। ठीक है। दूसरा क्या है? टेस्ट केस क्या होते हैं भाई? या पास या फेल। पास या फेल यहां नहीं लिखते, पास या फेल यहां लिखते हैं, और टेस्ट केस यहां मैं लिख लेता हूं सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन हमने क्या एग्जांपल डिस्कस की वो आपको पता है, अभी मैं यहां से ब्रैकेट में इतना लिख रहा हूं। ठीक है। श्योरिटी एक तो सबसे पहले अपने आप को कि हाँ भाई मेरी चीज सही चल रही है। अगर कोई भी टेस्ट केस फेल हो गया आपका, तो इसका क्या मतलब है कि आपके फला फीचर में अब एक मसला आ चुका है। इसका मतलब ये फीचर सही नहीं चल रहा। हो सकता है आपकी पूरी एप्लीकेशन सही चल रही हो, लेकिन जब यूजर पेमेंट करने जाए उसकी पेमेंट फेल हो जाए, सही है, उसकी क्या हो जाए, पेमेंट फेल हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा नहीं यार मेरे पेमेंट का जो मॉड्यूल है या पेमेंट का जो फीचर है उसमें एक बहुत बड़ा मसला है। तो एक तो ये कि भाई श्योरिटी अपने आप को, और दूसरा ट्रेड ऑफ फॉर अदर इंजीनियर्स। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है? यही जो अभी मैंने बात की, एक के काम की वजह से अगर दूसरे का काम खराब होता है तो इसको क्या कहते हैं? ट्रेड ऑफ। एक इंजीनियर की वजह से अगर दूसरे का काम खराब होता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड ऑफ। हो सकता है कोई सिंपल स्ट्रेट, अभी तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉगिन है ना, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन। अगर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब कि आप अगर लॉगिन करने की ट्राई करो तो पहले आपके अकाउंट पे ईमेल आए, जैसे जीमेल पे ईमेल आता है ना कि वहां जाके वेरीफाई का बटन क्लिक करो तो यहां लॉगिन हो गए। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो हो सकते एक डेवलपर काम करे हमारी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉगिन की फंक्शनैलिटी पे, दूसरा यूजर काम करे फेस डिटेक्शन पे। दोनों लॉगिन है लेकिन तरीका क्या है दोनों का अलग अलग है। हो सकता है फेस डिटेक्शन की वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला मामला खराब हो जाए, तो ये एक ट्रेड ऑफ हुआ कि नहीं हुआ भाई? अगर कोई पेमेंट मेथड है, सपोज करें अभी यहाँ पे जो पेमेंट मेथड हो रही है यहाँ पे तो सब खैर डिजिटलाइज है, एक ऐसे एग्जांपल ले लें, वेब पे तो जो भी होता है ऑफ कोर्स कार्ड के थ्रू ही होता है। ऐसे ही सपोज करें कि भाई अगर आप QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर रहे हैं, या चले कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, आपकी एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है जिसमें आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हो और COD कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हो। भाई अब सपोज करें अगर आपने COD कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिससे आपका डेबिट कार्ड वाली फंक्शनैलिटी बिगड़ गई, तो ये कब पता चलेगा? आप क्या करोगे? इस चीज के लिए टेस्ट केस लिखोगे। क्या लिखोगे आप इस चीज के लिए? टेस्ट केस लिखोगे। और सबसे बड़ी अच्छी बात कि टेस्ट केस के लिए आपको सिर्फ ये जो हमने थ्योरी डिस्कस की ये पता होना जरूरी है, और दूसरी चीज ये पता होना जरूरी है कि भाई टेस्ट केस के लिए जो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? PyTest। कौन सी यूज होती है? PyTest। और तीसरी चीज ये टेस्ट केस हमेशा पास होने चाहिए। टेस्ट केस हमेशा पास होने चाहिए, इसका मतलब सारी एप्लीकेशन आपकी एंड टू एंड सही चल रही है। अगर कोई भी टेस्ट केस फेल हो रहा है तो कभी भी फेल टेस्ट केस को हम स्टेजिंग या प्रोडक्शन पे नहीं भेजते। हमेशा क्या जरूरी है उसके लिए? पास होना। अगर कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है तो ये आपका
या ऑफ कोर्स आज के ज़माने में आपके क्लॉड कोड की जिम्मेदारी है कि उसको पास करें। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट और हमारी काम की चीज़ कि टेस्ट केस हमें एज अ इंजीनियर डेवलपर खुद से नहीं लिखना पड़ता। नहीं लिखने, हमेशा क्लॉड कोड से लिखवाने हैं। किससे लिखवाने? हमेशा क्लॉड कोड से। तो टेस्ट केसेस की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ये 4 पॉइंट्स हैं, ये डिस्कस करें। हो सकता है कि आपके एजेंट ने बहुत सारी साइड बार में टेस्ट अंडरस्कोर डीबी कनेक्शन, टेस्ट अंडरस्कोर xyz.py इस तरह की सैकड़ों फाइल्स क्रिएट की हो। वो एजेंट क्या कर रहा है? वो टेस्ट केसेस लिख रहा है। क्या लिख रहा है? टेस्ट केसेस लिख रहा है। अच्छा, एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात कि टेस्ट केस जब भी आप पाइथन में कोई फाइल क्रिएट करेंगे ऑफ कोर्स, तो आप कैसे लिखेंगे? हमेशा जो उसका प्रीफिक्स होगा वो होगा टेस्ट अंडरस्कोर और आगे कोई भी आपकी फाइल का नाम .py। सिंपल इज दैट। ये 5 चीजें बस याद रखनी है। और हमेशा एक चीज याद रखनी है कि आज से अगर आपका कोई भी हैकाथॉन बाकी है, इन प्रोग्रेस है, तो उसका टेस्ट केस आप जरूर लिखो, ताकि कल को कोई आपका फ्रेंड, कोई कलीग, कोई क्लाइंट पूछे कि भाई इस एप्लीकेशन को चलाओ, तो आपको क्या करना है? सिर्फ 5 मिनट में सिर्फ टेस्ट केसेस की कमांड चलानी है। और वो टेस्ट केस की कमांड में प्लॉट कोड को बोलोगे ना, रन ऑल द टेस्ट केसेस, वो खुद ही करेगा। ये जो मैंने इतना जब 50-55 GB क्लियर किया ना, जब प्लॉट कोड ये कर सकता है, तो छोटी सी टेस्ट केस की फंक्शनलिटी फीचर तो वो रन कर ही सकता है। तो अपने बैचलर्स ऑफ साइंस की प्रूफ मेरे पास लेके आना। तो अब इंटरव्यू में आप मुझे वो 4 साल की पढ़ाई की दास्तान तो सुनाओगे नहीं, मुझे अपनी डिग्री दिखाओगे ना। डिग्री आप घर से लाओगे, तो टेस्ट केस भी आपने घर से चला के लाना, ताकि आपको श्योरिटी हो भाई मेरी चीज सही चल रही है। लेकिन फॉर्म अभी भी ओपन है। अब जिनका इन प्रोग्रेस है सबमिट नहीं किया फॉर वॉट एवर रीजन, वो जल्दी से अपना क्या करें, हैकाथॉन सबमिट कर दें। अब अगर हम हायर डायमेंशंस में अंदाजा लगाएं तो रमजान ऑलमोस्ट आ गया, और 20 रमजान तक जो है वो, आप रमजान में कितने दिन है? 4 दिन है, पर चौथे दिन तो रोजा है, 3 दिन है। और मोस्ट प्रोबेबली 20 रमजान तक जो है वो हमारे पास टाइम होता है चीज़ों को वाइंड अप करने का। फिर आखिरी अशरा तो एहतिकाफ में और वो सारी इबादत में, और शॉपिंग सबसे बड़ी जो इबादत है उसमें जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास अभी ले दे के 18 से 20 दिन ही है अपने सारे हैकाथॉन्स कंप्लीट करके सबमिट करने में। सही है? अगर आप अंदाजा लगाए तो 20 दिन रमजान के 3 दिन ही है, 23 आप 20 रखें, बल्कि 15 रखें तो 23 में करेंगे। सही है? आपके पास अभी ले दे के कितना टाइम है? 15 से 18 दिन है। अभी हैकाथॉन 0 वगैरह अभी हमने रिलीज नहीं किया है, वो अभी है मेरे लिए, फैकल्टी के लिए, कोऑर्डिनेटर्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए अभी जो हैकाथॉन के 5 फेजेस हैं, 2, 3 और 4, बाकी स्टूडेंट्स उस पर फोकस करें, क्योंकि फिर क्या होगा, रमज़ान के बाद आपका जो है ना एक अदर एग्ज़ाम होने वाला है। सही? और वो एग्ज़ाम आपका 2 जगह से एग्ज़ाम आपका, अभी तो मैं ऐसे ही क्लास में हम बैठे तो डिस्कस कर रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी और जो है वो आप तक क्लियर कट जो है वो मैसेज पहुँचेगा। अभी एक तो हमारे पास ये सर्जिया की स्लाइड है, जिसमें तकरीबन कमोबेश 110 स्लाइड है। एक एग्ज़ाम आपका इसका होगा, और एक सर्जिया की जो बुक है, जो हमने क्वार्टर 4 के शुरू में देखी थी, जब हमने जेमिनी CLI पढ़ना शुरू किया था, AI नेटिव पेनावर्सिटी। अब उसका नाम चेंज होके हो गया है एजेंट फैक्ट्री। URL वही है, URL चेंज नहीं हुआ, आपको खुद ही रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसमें जब आप स्टार्ट रीडिंग करेंगे ना, तो रमज़ान के बाद मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 1 का आपका टेस्ट होगा, जिसमें शुरू के 3 चैप्टर, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं तो अभी जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी मैं फिर कह रहा हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं होना, आप तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट पहुँचेगी। वरना व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, पहले से प्रिपरेशन और चीज़ों को आइडिया करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अभी जो आपने करंट ध्यान रखना है और जो करंट फोकस रखना है, वो अपने हैकाथॉन्स के कंप्लीशन और सबमिशन पे रखना है, क्योंकि आपके पास 15 या 18 दिन ही है, जिसमें ऑफ कोर्स दिन में आप रोजे में होंगे तो रोजे में वैसे एनर्जी लेवल डाउन होता है, लेकिन खैर क्या करें, काम तो करना ही है। सही है? फिर आपका टेस्ट होगा पार्ट 1 से।
पार्ट 1 से आपका जो है वो टेस्ट हो, या काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, पार्ट 1 2 3 4 8 9 बहुत सारे। आपका जो टेस्ट होगा वो किससे होगा? सिर्फ पार्ट 1 से। और पार्ट 1 में जो है वो आप 6 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 6। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी है, मैं इसको मजीद कंफर्मेशन के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपका फोकस क्या होना चाहिए? हैकाथॉन की कंप्लीशन और सबमिशन। फिर टेस्ट के, अभी टेस्ट होने वाला है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर कोई ये ना कहे कि भाई हमें सरप्राइज मिल गया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपके साथ होने वाली। एक तो ऑलरेडी आपको हैकाथॉन्स मिल चुके हैं। ठीक है, अपनी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जो